पछतावा। यूं तो मधुरिमा की शादी को 14 वर्ष पूरे हो चुके थे, पर शायद घर में मिलते तिरस्कार से वो स्वयं को पूर्णतया अकेली सी महसूस करती थी। हर पल ताने मारने का कोई भी मौका सासू माँ चुकती न थी। परिवार का हर सदस्य ही मधुरिमा की बुराई करता और उसके हर कामों में मीन मेक निकालना अपनी जिम्मेदारी समझता। धीरे धीरे अपमान का घूंट पीकर भी मधुरिमा हर दिन सब कुछ भूलकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती थी और समय समय पर सबकी जरूरतों को पूरा करने में तत्पर रहती। भले ही उसके पति की नौकरी 7 वर्ष पहले लग चुकी थी, मगर जब वो नई नवेली बहू के रूप में इस परिवार में शामिल हुई तो पति की तनख्वाह बहुत कम थी। जाने कौन सा गुण मधुरिमा के पिताजी को दिख गया और मधुरिमा के लिए उनका अथाह प्रेम, जिसके कारण उन्होंने अपनी बेटी मधुरिमा का हाथ विशाल को दिया। शायद विशाल का सरल स्वभाव ही उसको भा गया और उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी को ये इंसान बहुत प्यार देगा। मगर सरल स्वभाव का पति मिलना कभी कभी पत्नी के लिए अभिशाप जैसा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही सीधापन विशाल को परिवार के आगे चुप कर देता था और जिसका दंश मधुरिमा के साथ होने वाले व्यवहार के रूप में प्रकट होता था। दरअसल विशाल की तनख्वाह बहुत ही कम थी, इसके कारण सास ससुर को भी घर के खर्चे चलाने पड़ते, इससे वो तानाशाह जैसे स्वभाव के हो गए थे। पर विशाल पढ़ा लिखा था और मधुरिमा भी पढ़ी लिखी थी, मगर विशाल हमेशा यही सोचता, मम्मी पापा रिटायर हो चुके हैं तो अब उनको आराम मिलना चाहिए, तो मधुरिमा अगर नौकरी करने जाएगी तो घर के कामों का कुछ हिस्सा माँ को भी करना पड़े और छोटे शहर में उतनी तनख्वाह मिलती भी नहीं। वो खुद भी घर की और सास ससुर की जिम्मेदारी और बच्चों को समर्पित भाव से देखती रही, जिससे अपने लिए सोचती ही नहीं थी। विशाल के 2 भाई और 2 बहनें थी। मधुरिमा के पिताजी ने विवाह के समय यही सोचा कि भरे पूरे परिवार में मेरी बेटी जा रही है, परंतु कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और होता उसके विपरीत है। बड़े ही नाजों से पली अपनी प्यारी बेटी को विशाल के हाथों सौंप दिया था उन्होंने। विशाल के बाकी 2 भाइयों का भी छुट्टियों में आना जाना लगा रहता था। शिखा और चेतना मधुरिमा की देवरानी और जेठानी जब भी आती सासू माँ को मीठे शब्दों की चाशनी ही परोसती थी और सासू माँ भी अपनी उन दोनों बहुओं के मीठे मीठे शब्दों में मगन रहती थी। कहीं न कहीं उनके भीतर एक अभिमान था, मुझ पर तो मेरी दोनों बहुएं प्यार लौटाती है, पर वो नहीं समझ पाती थी कि उनके मीठे शब्दों में सास के गहनों और पैसों को हड़पने की चाल रहती थी और हर बार वो उनसे कुछ लेकर ही जाती थी। जब भी मधुरिमा की सास अपनी बेटियों से बातें करती तो ये जरूर कहती, शिखा और चेतना मुझे बहुत प्यार करती है। अब धीरे धीरे मधुरिमा ने इन सभी बातों को इग्नोर करना सीख लिया था। इसी तरह 7 वर्ष बीत चुके थे और एक दिन वो घड़ी भी आई जिसका इंतजार था। विशाल अपने ही शहर में अच्छी जगह नियुक्ति पा चुका था और अब मधुरिमा भी सब कुछ भूलकर अपने घर परिवार को ही संभालती, मगर जो व्यवहार उसके साथ था वो कोई बदल नहीं सका। शायद सबको आदत हो गई थी। आज भी सास ससुर अपने स्वभाव को बदल नहीं सके और मधुरिमा की बुराइयां निकालना और ताने मारने से ही उनकी दिनचर्या चलती। विशाल को भी महसूस होता था ये ठीक नहीं है। वो समझाने की कोशिश भी करता, मगर बूढ़े माँ बाप को समझाना आसान नहीं था। मधुरिमा ने भी यही सोचा कि ये इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, मुझे ही समझदारी से काम करना चाहिए। अब तो 14 वर्ष बीत चुके हैं। इधर करीब 1 हफ्ते से मधुरिमा देख रही थी कि सासू माँ की खांसी और सांस फूलने की समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। उसने विशाल से कहा कि माँ को अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विशाल ने डॉक्टर को दिखाया और दवाइयाँ मधुरिमा समय से देती थी। साथ ही हल्दी वाला दूध और गर्म चाय और सास को बाम भी जरूर लगाती और ध्यान रखती कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी जाने क्यों वो स्वस्थ नहीं हो रही थी। एक दिन रात को अचानक सांस बहुत तेज और धड़कनें भी तेज गति से चलने लगी। विशाल और मधुरिमा भी माता पिता के पास ही आ गए। मधुरिमा के चेहरे को एकटक देखती हुई सासू माँ मधुरिमा को अपनी सेवा करते देखी जा रही थी। उनको शायद ये एहसास हो चुका था कि मैंने इस बहू के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है।
ये पछतावा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, जिसे देखते हुए मधुरिमा सोच रही थी कि कितना अच्छा होता माँ पिताजी हम सभी खुश रहते एक साथ। विशाल भी सोच रहा था कि माँ जल्दी अच्छी हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। विशाल के पिताजी भी इस घबराहट और सोच में थे कि विशाल की माँ जल्दी ठीक हो जाए। इसी सोच, घबराहट और पछतावे के इर्द गिर्द ही विशाल की माँ ने मधुरिमा से कहा, बेटी, तुमने मेरी सेवा की, पर अब शायद ही बच सकूं, पर ये पछतावा लिए जा रही हूँ। पूरे समय तुझसे मैंने सही तरीके से बात नहीं की। सासू माँ को ये समझ आ गया था कि समय खत्म हो चुका है और ये पछतावा लिए ही जाना पड़ेगा। मधुरिमा को पछतावा नहीं था कि उसने उनकी सेवा नहीं की, बस इस बात का अफसोस था कि परिवार का खुशहाल माहौल उसे नहीं मिल सका। जीवन का अंतिम समय जाने कब आ जाए, इसमें पछतावे के लिए कुछ नहीं हो, वही जीवन की सार्थकता है। एक न एक दिन हर किसी को जाना ही है, तो पछतावे के साथ क्यों जाना? क्या इस जीवन को खुशहाल रहकर और अच्छे व्यवहार के साथ नहीं जिया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है कि पूरे जीवन भर खुश रहे या जीवन को व्यंग्यतानों और कटाक्षों से लिखा करे। ये सब अच्छे विचार जाने कैसे अंदर ही अंदर दमयंती अर्थात मधुरिमा की सांस को विचलित कर रहे थे और एक प्रश्न और पछतावे को लिए हुए वो अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ी थी। सांसों की आवाज अब टूटती हुई सी लगने लगी थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था, जिसे केवल ऑक्सीजन मशीन की गड़गड़ाहट तोड़ रही थी। सासू माँ की आंखें एक बार फिर मधुरिमा पर ठहर गई। उन आंखों में अब आदेश नहीं थे, न तिरस्कार, बस असहायता और देर से जगा हुआ पश्चाताप था। बेटी, उनका स्वर कांप गया। अगर अगर समय लौट सकता तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखती। मधुरिमा का कलेजा जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उसने आगे बढ़कर सासू माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया। वही हाथ जिसने कभी उसे धक्का मिला था, आज निर्बल होकर उसकी हथेली में सिमट गए थे। माँ, मधुरिमा की आवाज भीग गई। अब ये सब मत सोचिए, आप ठीक हो जाएगी। पर सासू माँ हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी, जैसे जानती हो कि कुछ बातें केवल कह देने के लिए होती है, सच होने के लिए नहीं। विशाल कोने में खड़ा सब देख रहा था। आज पहली बार उसे अपने सीधेपन पर ग्लानि हो रही थी। काश उसने पहले ही आवाज उठाई होती। काश उसने मधुरिमा को अकेले सहने के लिए न छोड़ा होता। माँ की बिगड़ती हालत के साथ साथ उसका अपना मन भी टूट रहा था। रात के आखिरी पहर में जैसे ही बाहर हल्की सी ठंडी हवा चली, सासू माँ की सांसें अचानक थम सी गई। विशाल के पिताजी ने कांपते हाथों से उनकी नब्ज टटोली और फिर सिर झुका लिया। कमरे में रोने की आवाजें गूंज उठी। मधुरिमा स्तब्ध सी खड़ी रही। न आंखों से आंसू निकल रहे थे, न ही चेहरे पर कोई भाव। भीतर कहीं बहुत गहरी दरार पड़ चुकी, दुख की नहीं बल्कि उस खालीपन की जिसे भरने का अवसर कभी मिला ही नहीं। अंतिम संस्कार के बाद घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। वही शिखा और चेतना भी आई, जो हमेशा मीठे शब्दों की परत चढ़ाकर स्वार्थ साध लेती थी। पर आज हालात बदल चुके थे। सासू माँ के न रहने से घर की बागडोर अब साफ तौर पर मधुरिमा के हाथों में आ गई थी। विशाल के पिताजी, जो कभी तानों में पत्नी का साथ देते थे, आज बहुत शांत थे। एक शाम उन्होंने मधुरिमा को पास बुलाया। बहू, उनकी आंखें झुकी हुई थी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सेवा हम समझ ही नहीं पाए। मधुरिमा ने सिर झुका लिया। शिकायत करने का मन अब भी नहीं था। शायद इतने वर्षों में उसने सहना सीख लिया था और माफ करना भी। अब मैं चाहता हूँ, उन्होंने भर्रार स्वर में कहा, कि इस घर में फिर से सुकून लौटे, जैसे तुम ठीक समझो। उस रात मधुरिमा देर तक सो नहीं पाई। जीवन के 14 वर्ष उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमते रहे। ताने, अपमान, चुप्पी और फिर अंत में पछतावे से भरी हुई आंखें। उसे समझ आ गया था कि इंसान चाहे जितना भी बदल जाए, समय लौटकर नहीं आता। रिश्तों में बोए गए कांटे अंत में पछतावे के फूल ही देते हैं, पर उनकी खुशबू बहुत देर से आती है। अगली सुबह मधुरिमा ने एक नया निर्णय लिया। अब वह केवल निभाने के लिए नहीं जिएगी, वह सम्मान के साथ जिएगी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उस जीवन के लिए जो अभी बाकी है। क्योंकि उसने देख लिया था, पछतावे के साथ जिया गया जीवन असल में जिया ही नहीं जाता।